सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैं आपके साथ बात कर रहा था डिडक्शंस चैप्टर की, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था डिडक्शंस बेसिकली आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से आपकी इनकम को कम करने के लिए ऐसे कुछ प्लान्ड एक्सपेंडिचर या ऐसी कुछ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट दी जाती हैं, जो कि आपके चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में लिखी गई हैं। डिडक्शंस के सेक्शंस मैंने आपको बताए थे 80C से लेके 80U तक के सेक्शंस होंगे जो आपके सिलेबस में हैं। कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एट अ इंटरमीडिएट लेवल। फिर डिडक्शंस पर मैंने आपको कुछ और बेसिक बातें बताई थी, आइए क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिडक्शंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें सबसे पहली डिडक्शंस आएंगी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। इसका मतलब अगर आप कुछ पेमेंट करेंगे, कहीं पर खर्चा करेंगे, तो हम आपको ये डिडक्शंस देंगे। दूसरे नंबर पर आती हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। इसका मतलब अगर आपको कोई इनकम्स होंगी तो आपको ये वाली डिडक्शंस दी जाएंगी। और तीसरे नंबर पर आती हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम्स। यहां पर भी आपको इनकम के रेस्पेक्ट में ही डिडक्शंस मिलेंगी। एंड फोर्थ नंबर पर हमने देखा था अदर डिडक्शन, जिसका कोई रिलेशन नहीं है पेमेंट से, कोई रिलेशन नहीं है इनकम से। ये डिडक्शन तो आपको मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी। अगर एसएससी डिसेबल्ड है तो ये डिडक्शन एसएससी को मिल जाएगी। इसके बाद फिर मैंने आपको कुछ बेसिक बातों में ही बातें बताई थी कि डिडक्शंस जो होती हैं कभी भी आपको स्पेशल इनकम से नहीं मिलती हैं। डिडक्शंस जब भी मिलेंगी आपको नॉर्मल इनकम से मिलेगी। एंड नॉर्मल इनकम आपकी क्या क्या है, सॉरी स्पेशल इनकम आपकी क्या क्या है। स्पेशल इनकम में 111A आता है, 112A आता है। डिविडेंड स्पेशल इनकम है या नहीं है? डिविडेंड स्पेशल इनकम है या नहीं है? जल्दी से बताइएगा, इज डिविडेंड स्पेशल इनकम और नॉट? नहीं, डिविडेंड स्पेशल इनकम नहीं है। तो 111A आ गया, 112A आ गया। उसके बाद कैजुअल इनकम आ गई, जैसे कि लॉटरी वगैरह की विनिंग फ्रॉम टीवी शोज, कार्ड गेम, ये सब वो सब। और अनडिस्क्लोज सोर्सेस ऑफ इनकम, जिस पर कि 60% का टैक्स लगा करता है, वो सारी आपकी स्पेशल इनकम है और वहां से आपको डिडक्शंस नहीं दी जाएंगी। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था डिडक्शंस टोटल इनकम में से मिल गई हैं और एओपी बीओआई शेल नॉट अलाउड टू दी मेंबर। अगर डिडक्शन आपको मिल गई है तो एओपी को मिल गई है तो उसके मेंबर को नहीं मिलेगी। इसका मतलब एचयूएफ को अगर डिडक्शन मिल गई है तो एचयूएफ के मेंबर उस डिडक्शंस को नहीं ले पाएंगे। एओपी को मिल गई है तो उसके मेंबर उस डिडक्शंस को नहीं ले पाएंगे। एंड डिडक्शन केवल तभी मिलेगी जब एसएससी द्वारा उसे क्लेम किया जाएगा। तो अगर एसएससी ने डिडक्शन मांगी नहीं तो डिपार्टमेंट उसको डिडक्शन देगा भी नहीं। डिडक्शन वो हक है जो मांगने से मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। जबकि डेप्रिसिएशन बिना मांगे भी आपको मिल जाता है, तो याद रखिएगा इस बात को। फिर मैंने पहला सेक्शन आपके साथ स्टार्ट किया था डिस्कशन में, सेक्शन 80C, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन है। आज मैं केवल उसके बुलेट पॉइंट्स यहां पर आपको रिवाइज करवाऊंगा, कौन कौन सी बातें हमने यहां पर पढ़ी थी। तो यहां पर मैंने बताया था एलिजिबल एसएससी 80C की डिडक्शन केवल और केवल इंडिविजुअल्स को मिलती है, दूसरा एचयूएफ को मिलती है। इंडिविजुअल चाहे आप रेजिडेंट हैं चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं, चाहे आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं चाहे आप ऑर्डिनरली नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। और जो मैक्सिमम डिडक्शन यहां पर दी जाएगी आपको, वो 1.5 लाख रुपए की दी जाएगी। इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अंदर अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, then the maximum deduction which can be allowed and avail is rupees 1,50,000 maximum। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं डिडक्शंस को पाने के लिए। मतलब आप कहां कहां पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपको डिडक्शंस दे देंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था एनएससी। अगर आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं देन यू कैन गेट द डिडक्शन, आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। दूसरा बताया था मैंने, अगर आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान्स खरीद लेते हैं तो आपको वहां पर हम डिडक्शन दे देंगे। तीसरा पॉइंट भी यूलिप से ही रिलेटेड था। फोर्थ में मैंने आपको बताया था, अगर आप कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड एन्यूटी प्लान ऑफ द एलआईसी के किसी एन्यूटी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन टुवर्ड द नोटिफाइड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स द पेंशन फंड ऑफ द म्यूचुअल फंड ऑफ और आईटी ऑफ यूटीआई, तो यहां पर डिडक्शन मिलेगी। अगर आप हाउसिंग बैंक जैसी किसी कॉरपोरेशन में, एंटिटी में, उनके किसी
प्लान के तहत, उनके किसी फंड के तहत वहां पर कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वहां भी आपको एटीसी में ही डिडक्शन दे दी जाएगी। तो ये सब आपको पॉइंट्स हैं जो आपको केवल पॉइंट लेवल पर इन्हें याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन पॉइंट्स के ही बेसिस पे ये देख पाओगे या ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे एटीसी में डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर आप नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स में सब्सक्राइब कर लेते हैं, नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, घरों के लिए, रेजिडेंशियल घरों के लिए, तो वहां पर भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वेरी फेमस मेथड ऑफ द डिपॉजिट, अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम आपको उसकी भी डिडक्शन दे देंगे। और ये जो हमारा मेथड था वो कौन सा था, ई, इसका मतलब जब आप पैसा डालेंगे एग्जेम्प्ट है, जब इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, और जब आप पैसा निकालेंगे वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर बताया था मैंने कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट अगर आप बैंक में करा देते हैं, या 5 साल की पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए पैसा जमा करा देते हैं, 5 साल से पहला पैसा निकालना नहीं है, अगर निकाल लेंगे तो जो आपने डिडक्शन क्लेम करी थी वो डिडक्शन आपकी वापस हो जाएगी। इतनी बात हमने पढ़ी थी, इसके अलावा तो हमने और कुछ भी डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को, अभी तक के डिस्कशन को लेकर किसी को डाउट है कोई? नहीं है, वेरी गुड। आइएगा फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटीसी में, और अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से, अभी तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से एग्जामिनर ने जब भी आपसे डिडक्शन पूछनी चाहिए है या पूछी है तो वो इन्हीं पॉइंट्स से पूछी है जो मैं आज की क्लास में कवर अप करने वाला हूं। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, और ये है वो एरिया जहां पर आपका इंस्टीट्यूट आपके सामने क्वेश्चंस रखता है इन वाले पॉइंट्स में से। तो पॉइंट्स को पढ़ने से पहले एक जनरल डिस्कशन करता हूं आपसे। अगर आपको याद होगा हमने हाउस प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन पढ़ी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन। बता सकते हैं ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपने किस चीज के लिए लिया होता है? ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपने किस चीज के लिए लिया होता है? ये लोन जो आप लेते हैं किस पर्पस के लिए होता है ये लोन? या तो सर आप इसे मकान खरीदने के लिए लेते हो, या आप मकान को बनाने के लिए लेते हो। देयर आर 2 काइंड ऑफ पर्पसेस जिसके लिए आप लोन लेते हो। यस, रिपेयर इज ऑल्सो देयर। आंचल, रिपेयर भी होता है रीजन, बट आज मैं रिपेयर की बात नहीं करूंगा, तो आज रिपेयर को छोड़ देंगे। आज बात करेंगे केवल परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। जल्दी से बताइए, जब आप लोन लेते हैं तो बैंक को बदले में आप क्या पे करते हैं? आप बैंक को बदले में ईएमआई पे करते हैं। जब भी हम लोन लेते हैं तो हम बैंक को बदले में ईएमआई देते हैं। ईएमआई क्या होती है? ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो हर महीने सेम रहेगा, हर महीने सेम रहेगा और हम बैंक को पे कर देंगे। बताइए क्या ईएमआई में केवल इंटरेस्ट होता है या ईएमआई में प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ होता है? दोनों होते हैं। ईएमआई में इंटरेस्ट भी होता है सर और प्रिंसिपल भी होता है। अब ये जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, ये जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, इसकी हम डिडक्शन कहां पर क्लेम करते थे? ये आपको अलाउ कर दिया जाता था, दिस वाज अलाउड इन सेक्शन 24B अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ कर दिया जाता था। चंचल आपने लिखा है प्रिंसिपल, ईएमआई में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों होते हैं। अब बताइए ये जो प्रिंसिपल है ये आपने कहीं आज से पहले या अभी से पहले कहीं पढ़ा था आपने कि मतलब, या मैंने आपको कहीं हाउस प्रॉपर्टी में इस पर बताया कि इस प्रिंसिपल का हम क्या करेंगे? नहीं।
तो आज बता देता हूं, ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है दैट इज अलाउड अंडर allowed as deduction from gross total income। तो ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है ये आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से एज ए डिडक्शन मिल जाता है। एंड अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 80C। 80C में हम आपको इसकी डिडक्शन दे देते हैं। बताइए कोई डाउट है यहां तक? आइएगा मेरे साथ, यहां पढ़िएगा पॉइंट नंबर M, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। हम आपको इसकी डिडक्शन 80C में देंगे। जो आपने हाउसिंग लोन लिया होगा उसकी जब आप रीपेमेंट करेंगे then you are allowed to get the deductions under section 80C from the gross total income। बताइए कितना अमाउंट? केवल प्रिंसिपल अमाउंट या ईएमआई अमाउंट? कितने अमाउंट की हम आपको 80C में डिडक्शन देंगे? जो आपने ईएमआई पे करी है या उस ईएमआई के अंदर जो आपने प्रिंसिपल पे किया है? केवल प्रिंसिपल जो आपने ईएमआई के अंदर पे किया है उतने की हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं 80C में। इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24B में मिल गई है, उसकी डिडक्शन 80C में नहीं है। 80C ओनली अलाउ द प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो हाईलाइट करिएगा इस बात को, ओनली द प्रिंसिपल पार्ट इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C, नॉट द एंटायर ईएमआई। पढ़िएगा, repayment of principal amount of housing loan is allowed as deduction if all the below conditions are satisfied। पहली condition, the loan is taken from the notified financial organization like central government, state government, bank, financial institution, LIC or from a specified employer। इसका मतलब लोन आपको सरकार से लेना है, किसी बैंक से लेना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है या किसी नोटिफाइड एम्प्लॉयर से लेना है। इट डज नॉट इंक्लूड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपने अपने ही एम्प्लॉयर से लोन ले लिया है तो उस लोन पर हम आपको 80C की एग्जेम्पशन या डिडक्शंस नहीं देंगे। लोन आपको लेना है बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या सरकार से। आप अपने एम्प्लॉयर से लोन नहीं ले सकते अगर एम्प्लॉयर आपका प्राइवेट एम्प्लॉयर है। तो अगर आपका नोटिफाइड एम्प्लॉयर है, जैसे मान लीजिए सरकारी कोई संस्था हो सकती है एम्प्लॉयर की कैटेगरी में, अगर आप उससे लोन लेते हैं देन यू आर अलाउड टू गेट द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C फॉर दैट प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरी कंडीशन है, the loan is taken for the purchase or construction of the residential house to be used for the residential purpose only। तो क्लियर है आंचल? अभी आपने बोला रिपेयर के लिए भी हम लोन लेते हैं, तो मैंने बोला था रिपेयर को हम आज कवर नहीं करेंगे। 80C में आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने लोन लिया होगा फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली। अगर आपने रिपेयर के लिए लोन लिया है तो आपको 24B में इंटरेस्ट की तो डिडक्शन मिल जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में, बट उसके प्रिंसिपल पेमेंट की डिडक्शन 80C में आपको नहीं दी जाएगी। गॉट इट? बताइए क्लियर है? आइएगा पॉइंट नंबर 1 देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन is now allowed as deduction under section 80C as the same has been नॉट है, ये नॉट है, नाउ नहीं है, इट इज अ नॉट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एज द सेम हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 24B ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट हम आपको यहां अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उसे आप 24B में क्लेम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, द हाउस परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन or constructed should not be transferred for a period of 5 years
from the end of the financial year in which the house was purchased or constructed. Otherwise, the amount of deduction allowed earlier would be taxable in the year in which such house has been transferred. तो ATC ये कहता है अगर आप प्रिंसिपल कंपोनेंट की डिडक्शन मुझ में ले रहे हो, ATC में ले रहे हो, तो मैं आपको डिडक्शन दे रहा हूं, लेकिन इस मकान को आप 5 साल तक बेचेंगे नहीं। अगर आप इसे 5 साल से पहले बेच देंगे तो जो डिडक्शन आपने ATC में क्लेम की थी वो डिडक्शन हम टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, बताइए कोई डाउट है इस पॉइंट में किसी को? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, अक्सर वो ये वाला पॉइंट डाल देते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट पार्ट पर और आइएगा। नेक्स्ट पार्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगेन मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के एंगल से तो है ही इंपॉर्टेंट। अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा या जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की, वहां पर भी इस वाले पॉइंट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर डिडक्शन विल बी अलाउड और नॉट। अब लॉ ने कैसे LIC को डिफाइन किया है? अलग अलग एंगल से इन्होंने अलग अलग सिनेरियोज बताते हुए आपको बताया है कि अब आपको डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जल्दी से सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या मतलब होता है? पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम डिडक्शन पर आएंगे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? मैं LIC नहीं LIP की बात कर रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या समझते हैं आप इससे? जल्दी से बोलिए। किसी को भी नहीं पता या बस लिखने का मन नहीं है आज? चलिए मैं बता देता हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब होता है सर, हम किसी एक कंपनी के पास जाकर कहते हैं कि आप हमारी लाइफ को इंश्योर कर दो, हमारी लाइफ को आप इंश्योर कर दो। इंश्योर का मतलब क्या होता है? अगर हमारी लाइफ में पर्टिकुलर एज तक जो भी हमने डिसाइड किया है आपस में, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे जो मेरा परिवार बैठा है, मेरे घर वाले बैठे हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े मेरी गैर मौजूदगी में। तो इसके लिए मैं किसी कंपनी के पास जाकर अग्रीमेंट करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम बदले में मुझे ये एश्योरेंस दो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को एक पैसा मिल जाए, जिससे कि एटलीस्ट उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। ऐसा जब आप किसी कंपनी के साथ अग्रीमेंट करते हैं तो उस अग्रीमेंट को कहा जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब आपने कंपनी को पैसे देने का वादा किया, कंपनी ने आपको बदले में आपकी लाइफ को इंश्योर करने का वादा दिया और ये बोला कि अगर आपको कभी कुछ होगा तो हम आपकी फैमिली वालों को इतना पैसा पे कर देंगे जिससे कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तो इस पूरे एग्रीमेंट को हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है कहां से लिया जाता है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं आज हमारे देश में जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देने का काम करते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो LIC है, और आज की डेट में और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं मार्केट में जो इस तरह का काम करते हैं। HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, ICICI है, मैक्स बूपा है, मैक्स लाइफ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी देने का काम करते हैं। क्या होता है देखिए, ये असस्सी है, ये असस्सी बैठा है
और ये वो कंपनी है। एसएससी पे करेगा प्रीमियम, एसएससी पे करेगा प्रीमियम, और कंपनी इसको पे करेगी, कंपनी इसको पे करेगी इंश्योरेंस। अब इस इंश्योरेंस में दो बातें जुड़ी होती हैं। एक, एसएससी को अगर उस पॉलिसी के दौरान कुछ हो गया, मान लीजिए पॉलिसी है 10 साल की या 15 साल की या 20 साल की या 30 साल की, एज द केस में भी, अगर एसएससी को इस दौरान कुछ भी हो गया, कुछ भी होने का मतलब केवल एक ही बात है, डेथ, केवल एक ही चीज है, डेथ। अगर एसएससी की डेथ हो गई, अगर पॉलिसी के दौरान एसएससी की डेथ हो गई, तो ये कंपनी जितने भी प्रीमियम है फ्यूचर के जितने प्रीमियम है, एसएससी की डेथ होने के बाद जितने भी प्रीमियम आएंगे वो प्रीमियम खत्म कर देगी। अब कंपनी इससे कोई प्रीमियम नहीं लेगी। और कंपनी ने जब इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी तो उस समय पर एक अमाउंट डिसाइड किया था, जिस अमाउंट को हम कहते हैं सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि अगर एसएससी को कभी कुछ हो जाएगा तो कंपनी कम से कम इतना पैसा आपको देगी ही देगी। अगर एसएससी की डेथ मान लीजिए 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी हो जाती है, तो कंपनी एसएससी के घर वालों को इतना पैसा तो कम से कम देगी ही देगी। सम एश्योर्ड वाला जो अमाउंट होगा वो देगी ही देगी। तो मान लीजिए एसएससी की डेथ हो गई है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल या बीच में कभी भी, तो एसएससी के घर वालों को एक जो पैसा मिल जाएगा उस पैसे को हम कहते हैं सम एश्योर्ड। और सपोज अगर एसएससी को कुछ नहीं होता है, 30 साल के लिए पॉलिसी ली गई थी और 30 साल तक एसएससी को कुछ नहीं होता है, तो कंपनी कहती है हम आपके इस पैसे को वापस कर देंगे, हम आपके इस पैसे को रिटर्न कर देंगे 30 साल बाद। और रिटर्न जब करेंगे तो आपका अमाउंट भी हम रिटर्न करेंगे, साथ में बोनस वगैरह कुछ बना होगा तो बोनस भी रिटर्न करेंगे। और अगर कुछ एक्रीशन आ जाएगा, आपके पैसे को हमने मार्केट में भी कहीं लगाया होगा, हो सकता है कहीं इन्वेस्ट कर दिया हो, डेट मार्केट में लगा दिया हो, तो थोड़ा बहुत जो रिटर्न आएगा हम वो रिटर्न भी आपको वापस कर देंगे। तो यहां पर दो बातें हैं जो आपको समझनी है। पहला, अगर एसएससी को कुछ हो जाता है तो सम एश्योर्ड पिक्चर में आ जाएगा। कंपनी ने गारंटी ली है कि देखो अगर आपको कुछ भी होगा हम आपका सम एश्योर्ड जो है वो आपके घर वालों को पकड़ा देंगे। और कंपनी ने दूसरी तरफ ये भी बोला है अगर आपको कुछ नहीं होगा तो जितना पैसा आपने हमें दिया था उतना पैसा हम आपको वापस लौटा देंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी पीरियड। पॉलिसी पीरियड अगर आपका 20 साल का है तो 20 साल बाद कंपनी आपको पैसा लौटा देगी। आजकल बाजार में एक इंश्योरेंस और चलता है जिसको हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस में यह होता है, वैसे आजकल टर्म इंश्योरेंस भी रिटर्न वाले आ गए हैं जहां पर कंपनी आपको पैसा वापस कर देती है, बट बहुत रेयर केसेस में है अभी ऐसा, मतलब बहुत कम कंपनीज ने वो ऑफर निकाले हैं। बट जनरली ट्रेडिशनल टर्म्स कैसे काम करती हैं, टर्म इंश्योरेंस में आप कंपनी को पैसा देते रहते हैं इस अग्रीमेंट पे कि अगर कभी एसएससी को कुछ हो गया तो कंपनी उसके घर वालों को एक मुश्त पैसा दे देगी। लेकिन अगर एसएससी को मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, पॉलिसी टर्म खत्म हो गई, पॉलिसी पीरियड खत्म हो गया और एसएससी को कुछ नहीं हुआ, मतलब उसकी डेथ नहीं हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को वापस नहीं करेगी। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो सम एश्योर्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो टर्म पॉलिसीज होती हैं, टर्म इंश्योरेंस होते हैं, इसमें प्रीमियम कम जाता है और सम एश्योर्ड बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर डेथ होगी तो ही हमें पे करना है, अगर डेथ नहीं होगी तो हम पे नहीं करेंगे और हमें रिटर्न भी नहीं करना है। तो ऐसे में वो कम प्रीमियम में बड़ा सम एश्योर्ड देती हैं। जबकि ये जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान होते हैं
जहां पर आप पैसा देते हैं और आपको बदले में पैसा मिल भी जाता है, अगर मान लीजिए एसएससी की डेथ नहीं होती है उस केस में, तो यहां पर प्रीमियम थोड़े से हाई होते हैं, प्रीमियम कंपैरेटिवली थोड़े हाई होते हैं, और जो सम एश्योर्ड होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि कंपनी को दोनों तरफ से देखना है। अगर एसएससी को कुछ हो गया तो पैसे देने हैं, और अगर नहीं हुआ कुछ तो उसके पैसे वापस करने हैं। तो यहां पर सम एश्योर्ड कम होता है, जबकि टर्म इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। अब हमें टर्म नहीं पढ़ना है, ये तो मैंने केवल आपको बताया ताकि आप डिफरेंस समझ पाए। हमें जो मेन पढ़ना है वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की बातें पढ़नी है। इंश्योरेंस क्या होता है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। उसके अंदर एक वर्ड आया सम एश्योर्ड, क्या होता है ये भी आपको क्लियर होगा। और एक वर्ड और आता है, दैट इज द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब जब टर्म पूरी हो जाएगी, जब ये पीरियड पूरा हो जाएगा, 10 साल 20 साल 30 साल एज द केस में भी, तो कंपनी आपको आपका पैसा वापस करेगी, पैसे के साथ बोनस वापस करेगी, बोनस के साथ कुछ अगर इंटरेस्ट आया होगा इंटरेस्ट वापस करेगी। तो ये है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी किसे मिलेगी, एसएससी को मिलेगी या उसके घर वालों को मिलेगी। और अगर एसएससी को बीच में कुछ हो गया तो पैसा किसे मिलेगा, उसके घर वालों को मिलेगा। बताइए यहां तक कोई डाउट है, बताइए किसी भी तरह का डाउट है यहां तक। मैंने आपको सम एश्योर्ड क्यों बताया है, इसका लॉजिक अभी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर होगा कि मैंने सम एश्योर्ड पर आपसे क्यों बातें करी हैं। क्योंकि आपका इनकम टैक्स आपको डिडक्शन देगा या नहीं देगा, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपका सम एश्योर्ड क्या था और आपने प्रीमियम कितना पे किया है। आइएगा पेज नंबर 245, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा। अमाउंट पेड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है जी, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कोई पैसा देते हैं, अगर हम कोई प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी हमें एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलेगी। इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन इन द नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, माइनर और मेजर, मैरिड और अनमैरिड। बताइए बच्चे, किसी भी तरह के बच्चे कवर कर लिए हैं या कोई खास तरह के बच्चों को कवर किया गया है? बच्चे किसी भी तरह के बच्चे कवर हैं या कोई खास किस्म के बच्चे कवर किए गए हैं? किसी भी तरह के, एनी टाइप, एनी टाइप। आप अपने स्पाउस के नाम से, आप अपने खुद के नाम से, आप अपने बच्चों के नाम से अगर कोई पॉलिसी लेते हैं तो जो प्रीमियम आप पे करेंगे उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। बताइए मैंने अपने मम्मी और पापा के नाम से कोई पॉलिसी ली है, क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी में? क्या मेरे मम्मी और पापा के नाम से अगर मैं पॉलिसी लेता हूं तो क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बताइए मेरे मम्मी पापा अगर मेरे नाम से पॉलिसी लेते हैं तो डिडक्शन मिल जाएगी? मेरे पेरेंट्स अगर मेरे नाम से डिडक्शन लेंगे तो उन्हें डिडक्शन मिल जाएगी? मिल जाएगी। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी एचयूएफ ले रहा है तो एचयूएफ किसी भी मेंबर के नाम से पॉलिसी ले सकता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में, सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस चिल्ड्रन, और ब्रैकेट में लिखिएगा एनी टाइप। बच्चे मन के सच्चे, कैसे भी बच्चे हों, चाहे शादी हो गई है नहीं हुई है, मैरिड हैं, सॉरी माइनर हैं, मेजर हैं, कैसे भी बच्चे हैं, एक हैं, दो हैं, चार हैं, कितने भी बच्चे हैं, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आइएगा अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड आर एज बिलो। आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो इतनी मिलेगी। मैक्सिमम जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो इतनी मिलेगी। इसके लिए लॉ अब आपको क्या कहता है ये ध्यान से आपको समझना है। केस नंबर 1,
इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसीज इशूड बिफोर 1/4/2003। अगर आपने पॉलिसी 1/4/2003 से पहले ले ली है, खरीद ली है, मतलब आपने एनरोल कर ली है अपनी पॉलिसी 1/4/2003 से पहले, एनी सम रिसीव्ड अंडर LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस इज एग्जेम्प्ट। तो जो उसकी मैच्योरिटी आपके पास आएगी, जब वो पैसा आपको मिलेगा, चाहे आपका पैसा मिल रहा है चाहे उस पर बोनस आपको मिल रहा है, तो वो पैसा आपके हाथ में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। वो पैसा आपके हाथ में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। प्रीमियम पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। और जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केस नंबर 1 फिर से देखिएगा। जो पॉलिसी आपने 1/4/2003 से पहले ले ली है, उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट आपके सामने आएगा, उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा, वो आपका एग्जेम्प्ट होगा, आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन कंडीशन है, जो आप प्रीमियम पे करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, तो प्रीमियम आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 20%? सम एश्योर्ड का 20%। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इस बात को। पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2002, सम एश्योर्ड 20 लाख। इसको मैं कर देता हूं 10 लाख, नहीं 5 लाख कर देता हूं। मैंने प्रीमियम पे किया 1 लाख। बताइए, सबसे पहले ATC की बात करता हूं। क्या मुझे ATC में डिडक्शन मिल जाएगी? यस, मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। और कितनी डिडक्शन मिलेगी? मैंने सर 1 लाख रुपए पे करे हैं, तो मुझे 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन डिडक्शन मिलने के लिए आपको क्या चेक करना है? क्या आपने प्रीमियम 20% से ज्यादा तो पे नहीं किया है? किसका? सम एश्योर्ड का। तो चेक करो, अगर मैं 5 लाख रुपए का 20% कर दूं तो कितना आएगा? 1 लाख। मैंने प्रीमियम कितना पे किया है? 1 लाख। तो क्या मुझे डिडक्शन दे दोगे? क्या मुझे डिडक्शन दे दोगे? यस, डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब बताइए, इसकी मैच्योरिटी आएगी 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब भी आना होगा, तो मैच्योरिटी अमाउंट जो आएगा, क्या वो टैक्सेबल होगा? क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये मैच्योरिटी अमाउंट आपका नॉन टैक्सेबल होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये मैच्योरिटी अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने पॉलिसी 1/4/2003 से पहले ली थी और आपने उसका जो प्रीमियम पे किया है वो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं पे किया है। अगर किसी भी साल में, अगर किसी भी ईयर में मैंने 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम पे कर दिया होता, चाहे एक बार में चाहे कई बार में मिलाकर, एक साल के अंदर अगर मैंने 20% से ज्यादा प्रीमियम पे कर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी मैंने ली है, नोट कर लीजिएगा इन एग्जाम्पल्स को। पॉलिसी मैंने ली है 1/4/2002 को, सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए, मैंने प्रीमियम पे किया 1,25,000 रुपए। तो बताइए, ATC में क्या मुझे डिडक्शन दे दोगे? क्या मुझे ATC में डिडक्शन दे दोगे? यस, मिल जाएगी आपको डिडक्शन, लेकिन कितनी मिलेगी? अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड। और वो कितनी हो जाएगी?
रुपीज 150 सॉरी 125 जो आपने पे किया, रुपीज 125 जो आपने पे किया, और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा। तो बताइए मुझे डिडक्शन कितनी दे दोगे यहां पर? सर 80C में आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 1 लाख रुपए की मिलेगी। तो क्या 25,000 रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉ क्या कह रहा है, अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/2003 से पहले, तो टू दी एक्सटेंट 20%, तो 20% तक जितना प्रीमियम आएगा, 20% ऑफ द सम एश्योर्ड, जितना प्रीमियम आएगा उतनी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। और दूसरा सवाल, क्या मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा अब एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइए, क्या मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा? बताइए। कम ऑन, आंसर करिए फटाफट से। क्या मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा अब एग्जेम्प्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। नो एग्जेम्पशन ऑन मैच्योरिटी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉ ने क्या लिखा है, अब फिर से पढ़िए, एनी सम रिसीव्ड अंडर LIP, जितना भी पैसा आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से वापस मिलेगा इंक्लूडिंग द बोनस, एग्जेम्प्ट होगा। आगे लिखिए, इफ प्रीमियम पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, अगर आपने प्रीमियम पे किया होगा अप टू 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। बताइए मेरे केस में मैंने क्या प्रीमियम 20% तक पे किया या मैंने उससे ज्यादा पे कर दिया? मैंने उससे ज्यादा पे कर दिया। और अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ड्यूरिंग द ईयर मैं 20% या उससे ज्यादा प्रीमियम पे कर देता हूं, 20% से ज्यादा प्रीमियम पे कर देता हूं, देन इन दैट केस जितना मैंने एक्सेस पे किया होगा वो तो मेरे लिए डिडक्शन में आएगा ही नहीं, इवन जो मेरी मैच्योरिटी आनी थी वो भी मेरी एग्जम्पशन से बाहर चली जाएगी, और वो मैच्योरिटी पर भी मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ जाएगा। बताइए ये बात क्लियर है? कम ऑन, ये बात क्लियर है? एक एग्जांपल और लीजिए, पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2002, सम एश्योर्ड है 6 लाख, मैंने प्रीमियम पे किया 4 बार, 1 लाख, 1 लाख, 1,60,000, 1 लाख। आपको बताना है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर एंड फॉर द फोर्थ ईयर। और आपको बताना है टैक्सेबिलिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जल्दी से बताएंगे, पहले साल में 80C कितना? पहले साल में 80C कितना?
दूसरे साल में एटीसी कितना? थर्ड ईयर का एटीसी, थर्ड ईयर का एटीसी फोर्थ ईयर का एटीसी 1,00,000। अब फाइनल आंसर, मैच्योरिटी पर इसकी टैक्सेबिलिटी बतानी है, एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल। टैक्सेबल। एक और एग्जांपल लीजिए, पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2002, सम एश्योर्ड है 7 लाख रुपीस, प्रीमियम पे किया पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 1,00,000, 2,00,000, सॉरी 1,00,000, 1,00,000। एटीसी बताना है आपको, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। और बताना है आपको मैच्योरिटी, अमाउंट जो आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा। तो पहले साल का एटीसी बोलिए, पहले साल का एटीसी 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000। इसका आंसर बता दीजिए, ये फाइनली एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? एग्जेम्प्ट होगा। लिखिएगा इसके आगे, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d), याद करना है आपको ये सेक्शन। ये जो एग्जेम्पशन मिलती है आपको, ये सेक्शन 10(10)(d) में आपको मिलती है। देखिए मैं आपको इस बात को अब कैसे समझाऊं और कैसे मैं बात बोलूं कि इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि टीडीएस का चैप्टर आएगा और टीडीएस के चैप्टर में मैं इस सेक्शन को यूज करूंगा और वहां पर फिर आपका दिमाग एक बार को हो सकता है घूम जाए, आप ये कहें कि ये सेक्शन 10(10)(d) क्या चीज है। मैं फिर बोल रहा हूं, जब आपको LIC सॉरी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा मिलता है, फिर से सुन लीजिए इस बात को, लिख लीजिए जगह कहीं अगर आपका याद ना रहे आपको तो, जब आपको LIP में पैसा मिलता है, मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है, मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है, तो वो पैसा टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने वो पॉलिसी कब ली थी, आपने उस पॉलिसी का प्रीमियम कितना पे किया था और क्या आपको सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्पशन मिली है या नहीं मिली है। इस बात पर डिपेंड करता है कि वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए, अगर आपने कभी सम एश्योर्ड का 20% से ज्यादा प्रीमियम पे कर दिया, आपकी एग्जेम्पशन तो खत्म, मैच्योरिटी अब आपकी टैक्सेबल होने वाली है। अगर आपने 20% से ज्यादा प्रीमियम पे कर दिया है, किसका 20%? सम एश्योर्ड का। क्या पूरे साल में? हाँ, पूरे एक साल में, चाहे एक बार में चाहे कई बार में मिलाकर आपने 20% से ज्यादा प्रीमियम पे किया है, देन इन दैट केस दैट प्रीमियम जो जब आपको वापस मिलेगा, मैच्योरिटी आएगी, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको यहां लिखा हुआ ही है कि मैच्योरिटी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। और ये एग्जेम्पशन कहां पर मिली है आपको मालूम है?
ये एग्जम्पशन आपको दी गई है सेक्शन 10(10)(d) में। याद रखिएगा इस बात को, टीडीएस का चैप्टर आएगा, हो सकता है आप भूल जाएं, दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा, वैसे मैं बता दूंगा वहां भी, बट टीडीएस के चैप्टर में इस बात की लिंकिंग आएगी कि 10(10)(d) में क्या लिखा हुआ है। बताइए इस पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट है? इसका अभी हम एक चार्ट भी बनाएंगे ताकि आपको रिवीजन में इसका किसी भी तरह की इस पॉइंट से रिलेटेड रिवीजन में आपको कोई भी चैलेंज ना आए। बताइए क्लियर है मैं यहां तक? ये जो सेकंड वाला केस है इसको केस नंबर 2 कर लीजिएगा। ये यहां 3 लिखा हुआ है, एक्चुअली में 2 है। यस आंचल, प्रीमियम टू बी सीन इन एग्रीगेट इन अ ईयर। एक साल का अब एग्रीगेट प्रीमियम देखेंगे हम, एक साल का, ऐसा नहीं है आप हर साल का एग्रीगेट कर दें कि इस एसएससी ने प्रीमियम पे कर दिया 20% से ज्यादा, बट ड्यूरिंग द ईयर, अगले साल का अगले साल की लिमिट में जाएगा। हाँ चल, आपका क्वेश्चन इस वाले से पूछ रहे हैं क्या आप? इस वाले एग्जांपल में क्यों एग्जम्प्ट है, मैच्योरिटी क्यों एग्जम्प्ट है? सॉरी इस वाले में, तो इसमें तो एग्जम्प्ट होगी ना। देखो अगर मैं 7 लाख रुपए का 20% करता हूं तो 140 आएगा, और मेरा प्रीमियम कहीं पर भी 140 से ज्यादा नहीं है, तो फिर एग्जम्पशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। एग्जम्पशन ना मिलने के लिए मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी साल में आपने 20% से ज्यादा प्रीमियम पे कर दिया है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। चंचल का क्वेश्चन है सर, मैच्योरिटी के टाइम पर जो भी LIC के अमाउंट मिलता है वो 10(10)(d) में ही एग्जम्प्ट होता है क्या? वो इसी केस में लगेगा? हाँ बिल्कुल, LIC के समय जो आपको मैच्योरिटी मिलती है वो 10(10)(d) में एग्जम्प्ट होती है, और वो यहीं से होती है। यही तो लास्ट वाला एग्जांपल है आजकल, लास्ट अच्छा सेकंड लास्ट कह रहे हैं, दिस वन, ये वाला। देखिए आपका सम एश्योर्ड कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 20% करिए तो 1,20,000। इसका मतलब आपको किसी भी साल में 1,20,000 से ज्यादा का प्रीमियम पे करना नहीं चाहिए था। आपने यहां पर देखो 1,60,000 पे कर दिया, तो इसकी वजह से हमने आपकी एग्जेम्पशन खत्म कर दी। हमने कहा सर अब आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। क्या डिडक्शन भी नहीं दोगे? अरे डिडक्शन तो मिलेगी, लेकिन वो भी 1 लाख तक, वो भी 20% तक की मिलेगी। तो पहले केस में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 20%, 6 लाख का 20%। चंचल का फिर क्वेश्चन है, इस सेक्शन में सिर्फ प्रीमियम की ही डिडक्शन मिलती है ना, और किसकी डिडक्शन मिलेगी? प्रीमियम की केवल। मैच्योरिटी की डिडक्शन नहीं होती, मैच्योरिटी की एग्जेम्पशन होती है। और एग्जेम्पशन मैंने आपको बताया था कभी भी इनकम में जोड़ी नहीं जाती, वो बाहर रखी जाती है। अगर आपको 10(10)(d) लग गया, इसका मतलब एग्जेम्पशन मिल गई। एग्जेम्पशन मिल गई तो वो तो इनकम से बाहर रखा गया ना, फिर आपका अमाउंट फिर वो इनकम में थोड़ी लेके आएंगे। तो ये सेक्शन केवल डिडक्शन की बात करता है, प्रीमियम की, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन की बात करता है। क्लियर है चंचल? आइएगा केस नंबर 2 देखिएगा। केस नंबर 2 क्या कहता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसीज, इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसीज इश्यूड बिटवीन 1/4/2003 से 31/3/2012, अगर आपकी पॉलिसी ली गई है, अगर आपकी पॉलिसी ली गई है 1/4/2003, 1/4/2003 से 31/3/2012 के बीच में, देन पढ़िएगा, एनी सम रिसीव्ड अंडर LIP इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ अ बोनस
इज एग्जेम्प्ट है। हाउएवर, लेकिन exemption would not be available if the premium payable for any of the year including the term of policy exceeds 20% of the capital sum assured। अगर आपने पॉलिसी 1/4/2003 से 31/3/2012 के बीच में ली है तो जो भी आपकी मैच्योरिटी आएगी वो मैच्योरिटी हम आपकी एग्जेम्प्ट कर देंगे। कौन से सेक्शन में एग्जेम्पशन दे देंगे? 10(10)(d) के अंदर। लेकिन कंडीशन है इस एग्जेम्पशन को लेने के लिए सेम वही जो मैंने ऊपर पढ़ाई। कंडीशन ये है कि किसी भी साल का प्रीमियम, किसी भी ईयर का प्रीमियम आपका 20% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो एग्जेम्पशन आपकी खत्म। So premium paid to the extent of 20% of the actual capital sum assured। अब जल्दी से आपको बताना है केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में कोई डिफरेंस है? केस नंबर 1 की कंडीशन एंड केस नंबर 2 की कंडीशन में कोई डिफरेंस आपको मिला? केवल डेट का फर्क है बट अल्टीमेटली प्रोविजन सेम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं चाहे मैंने पॉलिसी 1/4/2003 से पहले ली है, चाहे मैंने पॉलिसी 1/4/2003 के बाद ली है लेकिन 31/3/2012 तक ली है, तो अल्टीमेटली बातें सेम है। बातें क्या है? मैच्योरिटी मेरी एग्जेम्प्ट होने वाली है 10(10)(d) में अगर मैंने प्रीमियम 20% से ज्यादा पे नहीं किया है तो। क्लियर? बताइए कोई डाउट है? बोलिए कोई डाउट है? इसको एक बार और पढ़िएगा। जो आप कह रहे हैं ना डिफरेंस नहीं है, आपको डिफरेंस नजर आएगा। क्या ये हाउ एवर ऊपर लिखा हुआ है? क्या ये हाउ एवर वाली लाइन ऊपर लिखी हुई है? नहीं लिखी है, यही तो डिफरेंस है दोनों में। बनाइए यहां पर चार्ट। मैच्योरिटी इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। ये जो 3 हमने एग्जाम्पल करे अब चेंज करवाइए इसमें। पहला एग्जाम्पल हमने किया, बताइए मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होगी या नहीं होगी? अब फाइनल आंसर, अब फाइनल आंसर है। अभी तक जो आंसर थे उसको चेंज करना है। क्या एग्जेम्पशन होगी या नहीं होगी? इस वाले केस में होगी। इस वाले केस में बताइए एग्जेम्पशन होगी या नहीं होगी? मेजोरिटी एग्जेम्प्ट होगी या नहीं होगी? लॉ पढ़ लीजिए अब एक बार। हाउ एवर वाली लाइन ऊपर वाले केस में नहीं लिखी है, इसका मतलब ऊपर कंडीशन नहीं है। कंडीशन कहां है? दूसरे पॉइंट में। ऊपर कंडीशन नहीं है तो ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगी, हमेशा मिलेगी।
यहां पर इस फाइनल चार्ट को जब आप बनाएंगे तो यहां लिखिए एग्जम्पशन ऑलवेज अवेलेबल उन पॉलिसीज के रेस्पेक्ट में जो खरीदी गई थी 1/4/2003 से पहले। तो यहां पर एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, इस वाले केस में एग्जम्पशन मिलेगी। यस, क्योंकि पॉलिसी मेरी पहले की है। इस वाले केस में मिलेगी। यस, तो आप चार्ट में लिखिए पॉलिसी 1/4/2003 से पहले खरीदी है, मैच्योरिटी हमेशा में एग्जेम्प्ट होगी। प्रीमियम पेड अप टू 20% अलाउड एज डिडक्शन, और प्रीमियम आपको अलाउ होगा 20% तक का, जो आपने पे किया होगा अंडर सेक्शन 80C में। बताइए क्लियर है? यहां पर लिखिए पॉलिसी टेकन फ्रॉम 1/4/2003 से 31/3/2012। अगर आपने पॉलिसी ली है यहां पर तो क्या होगा, लिखिएगा प्रीमियम पेड अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। दूसरा पॉइंट लिखिए मैच्योरिटी shall be exempt if, अब if है यहां पर, if the premium paid during the policy term does not exceed 20% of sum assured। हम आपकी मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर अगर आपने ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, जब तक पॉलिसी आपकी चल रही थी, आपने 20% से ज्यादा किसी भी साल में प्रीमियम पे नहीं किया होगा तो आपकी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। और रही बात डिडक्शन की, तो वो तो हम आपको 20% से ऊपर वैसे भी नहीं दे रहे थे, तो 20% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब समझिए जितने मैंने एग्जाम्पल करे, ये सारे एग्जाम्पल जो हमने पहले सॉल्व करे वो सारे वहां पर सही होते जहां पर मेरी पॉलिसी 1/4/2003 के बाद ली गई होती। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझाने के लिए यहां पर मैंने एग्जाम्पल्स क्रिएट करे थे ताकि आपको इस केस नंबर 1 का और केस नंबर 2 के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ आ जाए। आपने प्राइमा फेसी बोला, वैसे आप गलत नहीं थे क्योंकि मैंने आपको चीज वैसे ही डिलीवर करी थी जैसे कि यहां कोई डिफरेंस है नहीं, बट एक्चुअली में इसके बीच में एक डिफरेंस यही है कि यहां की मैच्योरिटी हमेशा एग्जेम्प्ट है और यहां की जो मैच्योरिटी है वो तभी एग्जेम्प्ट है जब आपने किसी भी साल का प्रीमियम 20% से ज्यादा पे नहीं किया होगा। अगर आपने किसी भी साल का प्रीमियम 20% से ज्यादा पे कर दिया तो समझ लीजिए आपकी मैच्योरिटी अब एग्जेम्प्ट नहीं होने वाली है। केस नंबर 3 पर आइएगा।
अगर आपने पॉलिसी ली है इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसीज इशूड बिटवीन 1/4/2012 से 1/4/2013 के बीच में, तो any sum received under LIP including the sum allocated by way of a bonus is exempt, आपको exempt हो जाएगा। सेक्शन 10(10)(d) में एग्जम्पशन मिल गई। लेकिन however exemption would not be available if the premium payable for any of the year during the term of policy exceed 10% of the minimum capital sum assured under the policy on the happening of insurance event at the time of during the term of policy। अगेन हम आपकी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपने पूरे साल भर में किसी भी साल में ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अगर आपने 10% से ज्यादा प्रीमियम पे नहीं किया होगा तो। अब बताइए पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 3 में क्या डिफरेंस है? पॉइंट नंबर 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस है? बोलिए। परसेंटेज। पॉइंट नंबर 2 कहता है 20%, पॉइंट नंबर 3 कहता है 10%। तो अगर किसी की पॉलिसी है 1/4/2003 से 31 मार्च 2012 के बीच की, तो वहां पर वो 20% तक जा सकता है। और अगर किसी की पॉलिसी है 1/4/2012 से 1/4/2013 की, तो वहां पर वो 10% में ही जा पाएगा। और प्रीमियम कितना अलाउ करेंगे? प्रीमियम पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द मिनिमम कैपिटल सम एश्योर्ड। तो यहां चार्ट पर आइए और बनाइए फिर इसे, यहां लिखिए अगर आपकी पॉलिसी टेकन फ्रॉम 1/4/2012 से 31/3/2013 के बीच की है, तो ये 10% हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 2, बताइए क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? चले आगे, केस नंबर 4 पढ़िए। इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसीज इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/4/2013, ध्यान से देखिएगा,
इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2013। हमने 1/4/2013 तक की ऊपर पढ़ ली थी, अब उसके बाद की बातें हो रही हैं। एंड इंश्योरेंस इज ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी एज रेफर टू इन सेक्शन 80U। आपको सेक्शन 80U के अंदर मैं बताऊंगा डिसेबिलिटी दो तरह की होती हैं, एक हैवी डिसेबिलिटी, एक नॉर्मल डिसेबिलिटी। मतलब एक सीवियर डिसेबिलिटी, ज्यादा डिसेबिलिटी और एक कम डिसेबिलिटी। तो ये सेक्शन 80U में समझाऊंगा, बट उसका रेफरेंस यहां पर है। लॉ कहता है केस नंबर 4 में, अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/2013 के बाद, और ये जो पॉलिसी ली गई है वो ऐसे व्यक्ति की लाइफ के लिए ली गई है जो कि डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। इसका मतलब आपने ये जो पॉलिसी ली है ये ऐसे व्यक्ति के लिए ली है जो डिसेबिलिटी में कवर होता है। तो अगर आप उसके लिए पॉलिसी लेंगे, उसके लिए आप पॉलिसी लेंगे, तो आपको जो भी पैसा मिलेगा अंडर द मैच्योरिटी इंक्लूडिंग द सम बाय वे ऑफ अ बोनस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कहां पर? सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है, जो प्रीमियम होगा आपका, वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 15% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड। और जितना भी प्रीमियम आप पे करेंगे 15% से ऊपर वाला वो अलाउ नहीं करेंगे। 15% तक का हम आपको 80C में डिडक्शन की बतौर अलाउ कर देंगे। चार्ट पर वापस आइएगा, 4th नंबर का पॉइंट लिख रहा हूं मैं। पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2013 फॉर डिसेबल्ड पर्सन। आपने पॉलिसी ली है 1/4/2013 के बाद, लेकिन डिसेबल्ड पर्सन के लिए, तो क्या होगा वहां पर? सारी बातें सेम है, बस फर्क कहां आएगा? ये जो परसेंटेज है, जो हमने 20% या 10% या 15% समझा था, ये परसेंटेज चेंज हो जाएंगी। और ये परसेंटेज कितनी कर दी जाएंगी? 15। बताइए, क्लियर? केस नंबर 5 देखिए। इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2013 एंड डज नॉट कवर इन केस नंबर 4। इसका मीनिंग बता सकते हैं आप? क्या मीनिंग है इसका? ऐसी पॉलिसीज जो ली गई हैं 1/4/2013 के बाद, लेकिन वो पॉइंट नंबर 4 में कवर नहीं होती। इसका मतलब वो पॉलिसी किसके लिए ली गई हैं? वो पॉलिसी नॉन डिसेबल्ड पर्सन के लिए ली गई हैं, नॉट फॉर डिसेबल्ड। वेरी गुड। सेम बात है वही जो पहले पढ़ी, बस परसेंटेज 10 हो जाएगी। तो यहां पर इसको लिखिएगा, फॉर नॉन डिसेबल्ड पर्सन।
परसेंटेज में चेंज आ जाएगा, 10%, 10%। अच्छा, आप देख रहे हैं ऐसा एक ट्रेंड, अगर आप समझ पा रहे हो, सरकार परसेंटेज आने वाले टाइम में कम कर रही है, बढ़ा रही है? ये जो परसेंटेज सेट की गई है प्रीमियम पे करने की, ये धीरे धीरे कम कर रही है सरकार, या बढ़ा रही है? कम कर रही है। क्योंकि पहले आप देखेंगे 20% अलाउड था, धीरे धीरे सरकार ने फिर बदलकर 10 किया, लेकिन डिसेबल्ड वालों को थोड़ा सा बढ़ा दिया। डिसेबल्ड वालों को कहा कि तुम 15 भी कर देना, लेकिन बाकी वालों को बोला कि नहीं, तुम 10 ही करना। तो धीरे धीरे परसेंटेज कम होती जा रही है। चंचल का क्वेश्चन है, सर थर्ड और फोर्थ में जो पॉइंट लिखा है ओनली ऑन दी हैपनिंग ऑफ द इवेंट, का क्या मतलब है? डेथ होगी पर्सन की तभी एग्जम्पशन मिलेगी? यस, बिल्कुल सही समझाया आपने, इसका यही मतलब है। पॉइंट नंबर, वापस आते हैं थर्ड पर। यहां पर लिखा है अंडर द पॉलिसी ऑन द हैपनिंग ऑफ इंश्योर्ड event at any time during the term of policy, it means at the time of death। तो अगर डेथ होगी असस्सी की तभी ये एग्जम्पशन मिलेगी। अगर उसको जीते जी मिल गई, जीते जी मिल गई, तो एग्जम्पशन नहीं है, तो एग्जम्पशन नहीं है। तो यहां पर एक काम करिएगा, इसको स्टार बनाइए और यहां लिख लीजिएगा डेथ, या यहां मत बनाइए, ये जो मैंने लिखा है ना एग्जेम्पशन होगी, तो यहां पर ब्रैकेट में लिखिए डेथ। अगर डेथ होगी तो पॉइंट नंबर 4 के भी सामने लिखिए डेथ, अगर डेथ होगी तो। और पॉइंट नंबर 5 के आगे भी लिखिए, ठीक है। एक लास्ट वाला नोट पढ़ लीजिएगा। इफ द डिपेंडेंट डिसेबल्ड in respect of whom an individual has paid or deposited any amount in any scheme of LIC or any other insurer predeceases the individual, the amount so paid or deposited shall be deemed to be the income of individual of the previous year in which such amount is received. Such amount would not be exempt under section 10(10)(d)। इसका मतलब अगर आपने किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई पैसा पे किया है LIP में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, और वो पैसा जब आपको मिलता है, वो पैसा जब आपको मिलता है, तो उस केस में वहां पर आपको 10(10)(d) में एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। वो अमाउंट आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा जिसको वो पैसा मिलेगा उसके हाथ में। तो जिसको वो पैसा मिलेगा, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, जब आपको वो पैसा मिल जाएगा तब वो आपकी इनकम बन जाएगी, एग्जेम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? देखो पांचों केस को एक बार कंपैरिजन कर लो, अब थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा। पहला केस कहता है अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/2003 से पहले, अभी करता हूं रिपीट आंचल, अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/2003 से पहले तो मैच्योरिटी आपकी हमेशा एग्जेम्प्ट है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन आपका प्रीमियम 20% तक ही हम आपको अलाउ करेंगे, 20% तक ही हम आपको अलाउ करेंगे, मैच्योरिटी आपकी एग्जेम्प्ट है। अगर आपने पॉलिसी 1/4/2003 के बाद लेकिन 31/3/2012 से पहले ले ली है तो मैच्योरिटी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। अगर आपने पूरे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पॉलिसी
कभी भी 20% से ज्यादा प्रीमियम पे नहीं किया है, और डिडक्शन भी हम आपको 20% तक की ही देंगे। अगर आपने उससे ज्यादा प्रीमियम पे किया है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने पॉलिसी 1/4/2012 से 31/3/2013 के बीच में ली है तो 10% से ऊपर की तो डिडक्शन नहीं देंगे। इवन आपकी जो मैच्योरिटी है वो एग्जेम्प्ट कर देंगे एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर आपने पूरे जीवन भर में, उस पॉलिसी के जीवन भर में 10% से ज्यादा का प्रीमियम नहीं पे किया है। तो अगर आपने पॉलिसी ली है 1/4/2013 के बाद लेकिन वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए ली है तो 15% तक का आपको प्रीमियम अलाउड है, और एग्जेम्पशन भी दे देंगे डेथ के टाइम पर, अगर आपने 15% से ज्यादा का अमाउंट पे नहीं किया है पूरे पॉलिसी टर्म में। अगर आपने पॉलिसी नॉन डिसेबल्ड पर्सन के लिए ली है 1/4/2013 के बाद तो आपको 10% तक का ही प्रीमियम अलाउ करेंगे। डेथ के केस में हम एग्जम्पशन भी दे देंगे अगर आपने 10% से ज्यादा प्रीमियम पे नहीं किया है तो। आइएगा, नोट आप बोल रहे हैं, फिर से रिपीट करूं, पढ़िएगा। वो कहता है इफ द डिपेंडेंट डिसेबल्ड in respect of whom the individual has paid or deposited any amount in any scheme of LIC or any other insurer predeceases the individual। predecease कौन होते हैं? predecessor और successor कौन होते हैं? predecessor मतलब पुराने। the amount so paid or deposited shall deem to be the income of individual of the previous year in which such amount is received। मान लीजिए असस्सी का ब्रदर डिसेबल्ड है। अब इस असस्सी ने इस डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई अमाउंट पे किया। प्रीडिसेसर कौन है? ये है प्रीडिसेसर। तो जब इस प्रीडिसेसर को ये पैसा वापस मिलेगा तो लॉ कह रहा है अगर ये पैसा प्रीडिसेसर को वापस मिलेगा तो उस केस में हम आपको 10(10)(d) में एग्जम्पशन नहीं देंगे। हम आपको 10(10)(d) में एग्जम्पशन कब देंगे? जब ये डिसेबल्ड पर्सन अगर कोई पॉलिसी लेता है और वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है डेथ के समय पर, तो हमने एग्जम्पशन दी है। अगर आप प्रेडिसेसर हैं, आपने कोई अमाउंट पे किया इस डिसेबल्ड पर्सन के लिए और ये पैसा आपको वापस मिल गया तो एग्जम्पशन आपको नहीं देंगे। ये कहना चाहता है वो इस वाले नोट में। क्लियर है आंचल? इसको थोड़ा सा फेयर बना लेना, मैंने तो ऐसे थोड़ा बना दिया, मैं इसको आपको दोबारा से बना के दिखाता हूं ताकि आप इसको रेफरेंस में नोट करें। यहां लिखिएगा असस्सी, इसे हम कह रहे हैं प्रीडिसेसर, ये है डिसेबल्ड, असस्सी ने अमाउंट पे किया, डिसेबल्ड की डेथ नहीं हुई और ये अमाउंट इसको रिटर्न मिल गया। पहले इसने अमाउंट पे किया, बाद में यही पैसा इसे रिटर्न मिल गया, तो यहां पर हम ये कह रहे हैं 10(10)(d) में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। चलें आगे। बताइए कोई डाउट है यहां तक? आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्यूटी। सो अगेन, अगर आप कोई प्रीमियम पे करते हैं टू इफेक्ट एंड कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डेफर्ड एन्यूटी ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड और हिज और हर स्पाउस और एनी चाइल्ड, प्रोवाइडेड
Such contract does not contain any provision for the exercise by the insured of an option to receive cash payment in lieu of the payment of the annuity. मतलब सीधा सीधा अगर मैं बोलूं, अगर आप एन्यूटी प्लान में कोई पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट की भी हम आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन दे देंगे। एन्यूटी प्लान क्या होते हैं? रिटायरमेंट के समय मिलने वाले प्लान, मतलब जिसमें आप अपनी रिटायरमेंट के समय तक या एक पर्टिकुलर ईयर्स तक पेमेंट करते हैं। एलआईसी उस पैसे को अपने पास सेफ रखती है और आपको ये गारंटी देती है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तब हम आपको इसकी रिटर्न पे करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के प्लान्स में जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, कोई प्रीमियम आप पे करते हैं, तो वहां पर भी हम आपको एटीसी में डिडक्शन दे देंगे। यहां पर बस कीवर्ड आपको देखना है, डेफर्ड एन्यूटी प्लान। तो अगर आप डेफर्ड एन्यूटी प्लान में कोई पेमेंट करेंगे आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट भी डेफर्ड एन्यूटी प्लान से ही रिलेटेड है, बस फर्क इतना है, ऊपर आप पे कर रहे थे और अब आप नीचे पे कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। So any sum deducted from the salary payable of a government employee for a securing a deferred annuity। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी में से कुछ शेयर काटा है और जमा करा दिया है आपकी डेफर्ड एन्यूटी प्लान के लिए। मतलब आप जब रिटायर होंगे तो आपको वहां पैसा मिले, इसके लिए आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा काटा है और काटने के बाद जमा करा दिया है, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि पैसा तो आप ही का कटा। आपकी सैलरी में से पैसा काट के अगर एम्प्लॉयर जमा कराएगा तो अल्टीमेटली पैसा तो आप ही का खर्च हुआ, तो यहां पर आपको एटीसी में डिडक्शन दे देंगे। एनी अमाउंट डिडक्टेड और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई in accordance with the condition of his service for securing a deferred annuity or making provision for his spouse or children's, the excess if any over 1/5 of the salary is to be ignored। तो यहां पर लिखिएगा maximum deduction allowed is equal to 1/5 of salary, और सैलरी का मतलब होगा बेसिक प्लस डीए। तो जितना भी आपका बेसिक है प्लस डीए है उसका 1/5 तक आपको डिडक्शन दे देंगे। अगर 1/5 से ज्यादा आप डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब आप पहले डिडक्शन कर रहे हैं सैलरी की और फिर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 1/5 के ऊपर वाला कंपोनेंट इग्नोर कर देंगे। 1/5 जितना अमाउंट आएगा उतने की हम आपको मैक्सिमम डिडक्शन दे देंगे। आइएगा, एक इंटरेस्टिंग डिडक्शन है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो आप ट्यूशन फीस पे करते हैं उसकी भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। Amount paid as tuition fees is allowed as deduction. The benefit of deduction is available only to individual. Tuition fees paid for full time और full time education होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपके बच्चे कोरस्पोंडेंस प्रोग्राम में पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ते हैं, इग्नू में पढ़ते हैं, तो आपको ट्यूशन फीस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपके बच्चे रेगुलर स्कूल में पढ़ते हैं तो ही आपको ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, ट्यूशन फीस का मतलब केवल ट्यूशन फीस है और कुछ नहीं, एक्सक्लूडिंग द डोनेशन और डेवलपमेंट फीस। अगर आपको स्कूल से पर्ची मिली और पर्ची पे लिखा हुआ है आपके बच्चे ने इतनी फीस पे करी, जिसमें स्कूल का फंड इतना है, एनुअल फंड इतना है, बिल्डिंग फंड इतना है, डेवलपमेंट फंड इतना है और पिकनिक फंड इतना है, खाने का फंड इतना है, उन सब की डिडक्शन नहीं है। जितना कंपोनेंट लिखा गया है ट्यूशन फीस के नाम का, केवल उसी की आपको डिडक्शन मिलेगी। ट्यूशन फीस ऑफ एनी 2 चिल्ड्रन, कोई से भी 2 बच्चे आपको मिलेंगे। 2 से ज्यादा बच्चे अगर आपके स्कूल में पढ़ते हैं
तो आप किसी भी दो बच्चों की ट्यूशन फीस क्लेम कर लो, किसी भी दो बच्चों की, पहला नंबर का, तीसरे नंबर का, पहले नंबर का, दूसरे का या तीसरे का, जो आपका मन करे वो ले लो, लेकिन दो बच्चे ही आपको अलाउड हैं ट्यूशन फीस की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। ऑफ द इंडिविजुअल इज अलाउड एज डिडक्शन। Tuition fees is payable to any university, college, school or any other educational institution situated in India। ये जो आप ट्यूशन फीस पे करेंगे ये किसी भी स्कूल को, किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने गया और आप वहां पर ट्यूशन फीस पे करें और डिडक्शन इंडिया में मांगे। नहीं, आपने ट्यूशन फीस पे करी है, इंडिया के किसी स्कूल में पे कर दो, किसी यूनिवर्सिटी में पे कर दो, किसी भी कॉलेज में पे कर दो, ट्यूशन फीस की हम आपको डिडक्शन दे देंगे अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। कोई से भी दो बच्चे आप क्लेम कर लो। क्लियर है? ट्यूशन फीस पे किसी को डाउट है? नेक्स्ट आइएगा, दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग। सम पेड और डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। क्या मैंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे आज से पहले आपसे कभी बातें करी हैं? क्या हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे आज से पहले बातें करी हैं? यस। कहां पर? इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, जहां पर मैंने बताया था कि अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कोई डिपॉजिट करेंगे तो उसको हम एटीसी में अलाउ कर देंगे। जब उस पर इंटरेस्ट की इनकम आएगी तो एग्जेम्पशन दे देंगे, और जब उसकी मैच्योरिटी लेके आओगे तो वो मैच्योरिटी भी हम आपकी एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो ये वाली दो बातें हमने पढ़ ली थी, ये वाली रह गई थी। आइए पढ़िए। अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है जी, एटीसी में हम आपको डिडक्शन देंगे। डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू द इंडिविजुअल। अमाउंट डिपॉजिटेड और पेड बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ फॉर और हरसेल्फ और in the name of any girl child of the individual by the or by the legal guardian। तो ये जो अकाउंट है इसमें आप खुद जमा करा सकते हैं, आपके स्पाउस भी जमा करा सकते हैं। किसके लिए? किसी भी गर्ल चाइल्ड अकाउंट के लिए। तो अगर आपके पास कोई डॉटर है, उनका अकाउंट खोला जाएगा और उनके अकाउंट में मम्मी या पापा या लीगल गार्जियन उस अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं। The above account can be closed once the girl attain the age of 21 year और 18 साल की उम्र है in case of the marriage। तो अगर आप शादी कर रहे हैं 18 साल की उम्र पे तो अकाउंट 18 पे बंद हो जाएगा, बंद करवा सकते हैं। और अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अकाउंट बंद किया जाएगा 21 साल की उम्र पे। तो जब डॉटर 21 साल की हो जाएगी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आप पैसे को निकाल लेंगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव होगा मैच्योरिटी पे अलोंग विद द इंटरेस्ट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दिस इज द मॉडल ऑफ EEE, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। नेशनल सेविंग स्कीम, एक हमने पढ़ा था NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसी के ही जैसा एक दूसरा नाम आता है NSS, नेशनल सेविंग स्कीम। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इन NSS अंडर नेशनल सेविंग स्कीम 1987 एज वेल एज नेशनल सेविंग स्कीम 1992 इज अलाउड एज डिडक्शन। अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम द अबव स्कीम आर ट्रीटेड एज बिलो। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा वो ऐसे होगा। अगर आपने नेशनल सेविंग स्कीम 1987 में से पैसे निकाले हैं, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द स्कीम आर फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ इट्स विड्रॉल, दैट इज प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट। और अगर आपने पैसे निकाले हैं 1992 वाली स्कीम से,
ओनली इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ इट्स विड्रॉल, दैट इज ओनली इंटरेस्ट इज चार्जेबल। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। एनएसएस दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। पहली कैटेगरी 1987 स्कीम, दूसरी कैटेगरी 1992 स्कीम। 1987 में पूरा अमाउंट टैक्सेबल है और 1992 में केवल इंटरेस्ट टैक्सेबल है। ठीक है, चाहे तो आप इसका चार्ट बना लीजिए ताकि आपको जल्दी से याद रहे। एनएसएस यहां लिखिएगा, अमाउंट डिपॉजिट allowed as deduction under section ATC। यहां लिखिए मैच्योरिटी। दो बातें हैं यहां पर, स्कीम 1987 फुल्ली टैक्सेबल मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। स्कीम 1992 ओनली इंटरेस्ट टैक्सेबल। देखिएगा पॉइंट नंबर आर, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं मालूम है ना? जब आप किसी स्पेसिफिक कंपनीज को अपना पैसा देते हैं और कंपनीज को कहते हैं आप हमारा पैसा हमारे साथ और लोगों का भी पैसा मिलकर कहीं पर लगाओ, और थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाना, थोड़ा डेट में लगाना, थोड़ा बैलेंस फंड में लगाना, थोड़ा ग्रोथ फंड में लगाना, मतलब अपना दिमाग लगाते हुए आप पैसा लगाना। हम कुछ नहीं जानते, हमें तो बस रिटर्न चाहिए, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। जब मिला जुला कर पैसा मिली जुली मार्केट में लगा दिया जाता है, तो सरकार कहती है अगर आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं तो भी हम आपको एटीसी में डिडक्शन दे देंगे। सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, आप कोई भी यूनिट खरीद लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड्स की, एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय सच म्यूचुअल फंड एज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, तो हम आपको एटीसी में डिडक्शन दे देंगे। It is necessary that such unit should be subscribed only in the eligible issue of capital of any company। मतलब जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे वो एलिजिबल कंपनी के ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं है आपने किसी से भी खरीद लिए म्यूचुअल फंड, नो, म्यूचुअल फंड्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द एलिजिबल कंपनी, इन द एलिजिबल कंपनी। तो एलिजिबल कंपनी के म्यूचुअल फंड्स या एलिजिबल कंपनी में म्यूचुअल फंड्स अगर आप खरीदते हैं तो हम आपको उसकी एटीसी के अंदर डिडक्शन दे देंगे। पॉइंट नंबर एस पढ़िएगा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनपीएस, एनपीएस आपने सुना है? केवल इतना बताना है कि एनपीएस आपने सुना है? एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, कहां पर सुना है? हमने भी इसका डिस्कशन किया था इनकम अंडर हेड सैलरी हेड में, न्यू पेंशन स्कीम। और अगर मैं गलत नहीं हूं या मेरी याददाश्त गलत नहीं है तो सैलरी हेड में मैंने आपको लिखवाया था कि इसे हम पढ़ेंगे
जब मैं आपको ATCCC पढ़ाऊंगा या CCD पढ़ाऊंगा, याद आया? वहां पर मैंने यही बोला था ना कि NPS को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे जब हम ATCCD पर पहुंचेंगे। और अगर आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, तो जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, आपने ATCCD पेज नंबर 249 पर कुछ लिखा भी होगा, यहां कुछ लिखा हुआ होगा आपका। देखो पेज फ्लिप करके लिखा हुआ है कुछ। लिखा हुआ है ना? क्या लिखा है एक बार बताना। इसका लिंक होगा डेफिनेटली सैलरी से। 149 पेज पर, और 149 पर जाओगे तो क्या मिलेगा? मेरे ख्याल सैलरी है या क्या है, सैलरी होगा या PGBP होगा? आई थिंक PGBP होगा, PGBP है हाँ। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां से लिंक करते हुए। और सैलरी से भी इसका लिंक है, वो भी कराऊंगा। तो इस पॉइंट को अभी होल्ड रखते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं एक डिफरेंट कलर से, ताकि ये बात आपको याद रह जाए कि ये हमें बाद में करना है। आइएगा पॉइंट नंबर T, इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड इक्विटी लिंक्ड स्कीम ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान की तरह से ही होती हैं। तो अगर आप ELSS में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे ATC में। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन द नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, चाहे वो डिपेंडेंट हैं चाहे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर हैं, चाहे वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। और अगर HUF है तो वो किसी भी मेंबर के नाम से ELSS ले सकता है। अगर आप ELSS लेते हैं तो आपको ATC में डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर U, सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवेंचर इशूड बाय इंडियन पब्लिक कंपनी, public financial institution, etc., provided the funds collected are used for the purpose of developing, operating, and maintaining an infrastructure facility. Such investment should not be sold for a period of 3 years from the date of its acquisition. अगर आप किसी पब्लिक कंपनी के, हाईलाइट करिएगा वर्ड्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, जो कि फंड्स को कलेक्ट कर रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स परचेज करते हैं किसी पब्लिक कंपनी के, जो कंपनी आपसे पैसा लेगी और उस पैसे को खर्च करेगी, इन्वेस्ट करेगी या स्पेंड करेगी, किसमें? डेवलप करने में, ऑपरेट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, ऑपरेट करने में या मेंटेन करने में, किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को। और उन शेयर्स को, उन डिवेंचर को आपने खरीदा है फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 3 ईयर, तो हम आपको ATC में उसकी एग्जेम्पशन दे देंगे, आपको ATC में उसकी एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। सिमिलरली अगर आप कोई अमाउंट पे करते हैं ऑन द अकाउंट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SSSC कहते हैं इसको, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप कुछ पे करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट्स बेसिकली से कहा जाता है, तो वहां पर हम आपको इसकी एग्जेम्पशन दे देंगे ATC में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द नोटिफाइड बोर्ड ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड और द नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड क्या होता है?
इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, नाबार्ड नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट, इस तरह से कुछ इसकी है। तो अगर आप नाबार्ड के अंदर या फिर एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो भी हम आपको एटीसी में डिडक्शन दे देंगे। एक लास्ट पॉइंट और देखिएगा, बट पहले समझ लेते हैं। आप प्रॉपर्टी जब परचेज करते हैं तो परचेज करने पर आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करते होंगे या आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते होंगे, यस और नो? बताइए, ये रजिस्ट्रेशन चार्ज जो आप पे करते हैं या स्टैम्प ड्यूटी जो आप पे करते हैं, क्या इसकी डिडक्शन आपको कहीं मिलती है? अभी तक तो नहीं मिलती, बट इसको कवर करता है एटीसी। एटीसी कहता है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करेंगे, जो भी आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करेंगे या स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे टूवर्ड्स द परचेज ऑफ एसेट, तो उसको हम एटीसी में अलाउ कर देंगे। देखिएगा, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड एनी अदर एक्सपेंसेस पेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अंडरलाइन करिएगा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे तो उस पर जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे, कोई और खर्चा पे करेंगे, वो हम आपको एटीसी में अलाउ कर देंगे। देखिए, ये आपकी पूरी लिस्ट है एटीसी की। एटीसी यहां पर आपका खत्म हो गया है, बट यकीन मानिए मॉड्यूल के हिसाब से केवल इतनी सी लिस्ट है। वैसे एटीसी में भी और भी बातें हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये इतनी सी जो हमने लिस्ट पढ़ी है 5 पेज की या 4 पेज की वही बहुत है। बहुत सारी बातें और भी हैं एटीसी में जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनी है, इसलिए आपकी बुक में नहीं दी गई हैं। अदरवाइज देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो कवर्ड अंडर एटीसी। तो अब आपको करना क्या है, एक फाइनल इसका मंत्र बता रहा हूं एटीसी का। ये जितनी भी हेडिंग्स आपने देखी हैं, आपको केवल ये हेडिंग पढ़नी है, सिवाय 2 पॉइंट्स छोड़कर। पहला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपको डिटेल से पढ़ना है। और इसके ऊपर जो एक और था हमारा पॉइंट, ये रहा, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग। खैर ये तो आपको याद ही हो गया होगा, इसमें कुछ और ज्यादा रिवाइज करने वाली बात नहीं है। तो आप क्या करिएगा, अब पूरा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप घर पर बैठिएगा तसल्ली से, फ्री माइंड होकर, और इन सब पॉइंट्स को एक किसी साइड वाले पेज पर या किसी ब्लैंक पेज पर नोट कर लीजिएगा। एटीसी ऐसे नोट करिएगा, एटीसी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो ऐसे करके आपके पास मान लीजिए 20 पॉइंट या 26 पॉइंट आ गए, फॉर एग्जांपल, जितने भी पॉइंट आपके सामने आ जाएं, तो आपको ये केवल बुलेट पॉइंट याद रखने हैं। अंदर क्या है क्या नहीं है ये आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बुलेट पॉइंट्स याद रखने हैं जो मेन हेडिंग आपको दी गई हैं। क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना, यकीन मानिए आप क्वेश्चन पढ़ते ही बता देंगे इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे ऐसे मजाक नहीं करेगा कि अंदर कोई कहानी में ट्विस्ट दे दे। ट्विस्ट देना होगा तो वो केवल एक ही पॉइंट में देगा, एलआईपी में, और कहीं पर कोई ट्विस्ट नहीं होगा। बाकी सब जगह तो सिंपल लिखा हुआ है, एफडी कराई है, 5 साल की एफडी कराई है, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी सब जगह लिखा होगा एनएससी में आपने पैसा दिया है, 5 साल के लिए दिया है, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सुकन्या समृद्धि में पैसे दिए हैं, डिडक्शन मिल जाएगी। केवल एलआईपी है जहां पर वो आपसे ईयर में घुमाएगा, वो कहेगा मैंने पॉलिसी कराई है इस पीरियड के बीच में और प्रीमियम मैंने पे किया है इतने %, बताओ मुझे डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे होगा। तो ये हेडिंग आप
1 2 3 4 5 जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार करिएगा, क्योंकि अगर आपको हेडिंग्स याद हो गई हैं एटीसी की तो यकीन मानिए आपने एटीसी अपने आप में आधा चैप्टर खत्म कर दिया, क्योंकि बाकी जो सेक्शंस है ना उसमें हेडिंग्स नहीं है, बाकी सेक्शन में तो केवल एक एक पॉइंट है। एग्जांपल लेता हूं, एटीडी केवल एक ही पॉइंट के लिए बातें करता है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, बस। एटीई आएगा, ये केवल एक ही चीज के लिए बात करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। एटीजी आएगा, ये केवल एक ही काम की बात करता है, डोनेशन। इसका मतलब इन सेक्शंस को और इनकी हेडिंग को याद कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन एक ही एक हेडिंग के लिए चल रहे हैं। एटीसी भयानक क्यों हो जाता है? क्योंकि एटीसी में एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो इनकी बस अगर आपने हेडिंग याद रख ली है, रिवाइज कर ली है प्रॉपरली, तो यकीन मानिए आपसे क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं होगी। इवन आप देखना, जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां भी आप देखेंगे आपको एटीसी पर बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखने के लिए कि मुझे डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो आपको खुद ही बता देगा डिडक्शन मिल रही है नहीं मिल रही। बशर्ते एक बात आपको याद हो कि क्या इस आइटम को एटीसी में कवर किया गया है या नहीं किया गया है, बस इतना आपको याद रखना है। क्या जो आइटम मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन में, क्या वो आइटम एटीसी में कवर है भी या नहीं कवर है? अगर कवर है तो मान लीजिए डिडक्शन है, और कवर नहीं है तो फिर डिडक्शन ही नहीं है। तो इतना भर आपको बस करना है, इस पॉइंट्स को याद रख लेना है कि इसमें कौन कौन सी बातें कवर हैं। और देखिए कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आप नहीं भी याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। जैसे मैं अगर टिप्स पर बोलूं, एफडी वाला पॉइंट, एलआईपी वाला पॉइंट, म्यूचुअल फंड वाला पॉइंट, इक्विटी शेयर्स वाला पॉइंट, एनएससी, एनएसएस, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस, ये वाली सारी बातें ऐसी हैं जो एटीसी में कवर होती हैं और इसकी आपको डिडक्शन मिल ही रही है। तो आप केवल बाकी वाली जो आइटमें हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आइटम एटीसी में कवर्ड है या नहीं है। और बाकी सेक्शन की आप टेंशन मत लेना, वो मैं हूं। आइएगा मेरे साथ पेज नंबर 248, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी for assessment year 22-23 in respect of the life insurance premium paid by Mr. Ganesh during the previous year 21-22, detail of which are given here under। डिटेल आपको दी हुई है, जल्दी से बोलिए। डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी, आपने पॉलिसी ली 30/3/2012 अपने लिए, सम एश्योर्ड है 6 लाख रुपए का, आपने प्रीमियम पे किया 51,000 रुपए। चार्ट आपने बनाया है और चार्ट देख के अब मुझे आप ये बताएंगे कितना परसेंट अलाउड था प्रीमियम इसमें, जो मेरी कैटेगरी यहां पर आ गई है। चार्ट देखिए, पॉलिसी कब ली है? 30/3/2012। कहां पर कवर होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? दूसरे में कितना अलाउड था प्रीमियम? 20%। 20%। आपने कितना पे किया? 6 लाख का 20% कितना होता है? 1,20,000। आपने कम पे किया या ज्यादा पे कर दिया? कम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 51,000। दूसरा, आपने 1/5/2017 को अपने स्पाउस के लिए 1.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड प्रीमियम दिया 20,000 रुपए। कितना अलाउड था?
कौन सा केस है ये? 1/5/2017, 1 2 3 4 5। कितना अलाउड था? 10%। आपने कितना पे कर दिया? ज्यादा पे कर दिया आपने तो। अलाउ कितना होगा? अलाउ कितना होगा? अलाउ तो बता दो कितना होगा। पॉइंट नंबर 3, 1/6/2019 को आपने हैंडीकैप्ड सन 80U जिसमें डिसेबिलिटी में आता है, 4 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया। केस नंबर बताएंगे कौन सा लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 4। कितना अलाउड है? 15%। आपने कितना पे किया? 4 लाख का अगर मैं 15% करता हूं तो कितना आ जाता है? 60,000। टोटल प्रीमियम अलाउड 15 और 51 कितने हो गए? 66 और 60, 126। समझ गए कि इंस्टीट्यूट आपसे कैसे पूछेगा ये बात? आपको सिनेरियो दिए जाएंगे, अलग अलग डेट्स के सिनेरियो दे दिए जाएंगे, और आपको ये चेक करना है कि मेरा कौन से केस के अंदर सिचुएशन फॉल करता है और मुझे कितने % वहां पर डिडक्शन मिल जाएगी। पढ़िएगा के क्वेश्चन नंबर 2। एन इंडिविजुअल असेसी रेजिडेंट इन इंडिया, जो कि भारत का रेजिडेंट है, उसने आपको ये डिपॉजिट इंफॉर्मेशन दी है, पेमेंट की डिटेल दी है प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए। वो कहता है कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1,50,000 रुपीज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ स्पाउस, पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2016। 1/4/2016 में मुझे बताएंगे कितना % प्रीमियम अलाउड है? 1/4/2016 में कितना % आप प्रीमियम पे कर सकते हैं? 10%। एश्योर्ड वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का 10% आपको अलाउड था, आपने कितना पे किया? 25,000। तो पहले तो बताओ अलाउ कितना होगा? 20,000। अलाउ कितना होगा? 20,000। तो देखिए यहां पर लिखिएगा इस बात को, एटीसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपने कितना पे किया? 1,50,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2 लाख का आपको अलाउड था केवल 10%, 20,000। तो यहां पर आ जाएगा 20,000। टोटल कितना आ गया? 1,70,000। बट यहां पर लिखिए, बट मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C शैल बी कितनी होती है? ₹150। तो आपको जो डिडक्शन दी जाएगी वो केवल 150 की दी जाएगी। व्हाट इज द डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 80C? तो यहां पे देखिए टोटल डिडक्शन है 170। 170 कैसे है? 150 तो पूरा और 20,000 ये वाला, लेकिन जो मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन है वो 80C में 150 की है, तो आपको 150 की ही डिडक्शन यहां पर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है दैट इज 80CCC एंड 80CCD। ये बेसिकली वो एनपीएस वाला सेक्शन है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस।
नेक्स्ट क्लास में हम 2 सेक्शन डिस्कस करेंगे, ATCCC और ATCCD। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो है, मतलब कल GST की क्लास है, परसों फिर मेरी क्लास है, उसमें हम इन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। यहां तक आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन लीव फॉर द डे।